प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। तीन दिन के भारत दौरे पर पहुंचे ओमान के सुल्तान। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी बैठक। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर होगा जोर। भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक विजय दिवस आज। 1971 में आज के दिन पाकिस्तान के खिलाफ सेना ने हासिल की थी ऐतिहासिक जीत। बांग्लादेश को मिली थी आजादी। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मुंबई में चल रहे एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड पर कसा शिकंजा। दूसरे दिन हासिल की 478 रन की बढ़त। आज जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। पीएम इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना करेंगे। कार्यक्रम में देश भर से इस यात्रा से लाभान्वित लोग मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार की प्रमुख योजनाओं के लाभों के बारे में जागरूकता लाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में आयोजित की जा रही है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। उनका आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही वे आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान ओमान के सुल्तान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ओमान के सुल्तान से मुलाकात की। दोनों के बीच अपने देश से जुड़े तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के अनुसार भारत और ओमान के बीच रणनीतिक साझेदारी की ओर गहरा करने में दोनों ही देशों की दिलचस्पी है। भारतीय सेना के शौर्य का आज जश्न मनाने का दिन है। आज उनके शौर्य का प्रतीक विजय दिवस है। भारतीय फौज की स्वर्णिम विजय गाथा को खुद में समेटे ये दिन हमें भारत की ऐतिहासिक जीत की याद दिलाता है। 1971 में आज के ही दिन भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की फौज को अपने आगे घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने ढाका में अपने भारतीय सेना के आगे आत्मसमर्पण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इस दिन के बाद ही पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी, जो आज बांग्लादेश है। इसलिए इसे बांग्लादेश मुक्ति दिवस भी कहा जाता है। कोलकाता में वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की ऐतिहासिक विजय के 52 साल पूरा होने पर भारतीय सेनाओं की पूर्वी कमान ने सैन्य टैटू प्रस्तुत किया। Ladies and gentlemen, Rudra 1 is now carrying out 2 Dhruv helicopters of Army Aviation and slithering down. Ladies and gentlemen, you can see 2 Dhruv helicopters carrying the commandos. This team will be slithering from a height of... आप देख सकते हैं किस कार्य कुशलता से सभी कमांडोज हेलीकॉप्टर से अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजय दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली में आर्मी हाउस में आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे समेत अन्य अधिकारी भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे।
आज विजय दिवस है। भारतीय फौज की स्वर्णिम विजय गाथा को खुद में समेटे ये दिन हमें भारत की ऐतिहासिक जीत की याद दिलाता है। वहीं इस युद्ध के दौरान देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले वीर जवानों को भी हम नमन करते हैं। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की फौज को अपने आगे घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने ढाका में भारतीय सेना के आगे आत्मसमर्पण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इस दिन के बाद ही पूर्वी पाकिस्तान को आजादी मिली, जो आज बांग्लादेश है। इसलिए इसे बांग्लादेश मुक्ति दिवस भी कहा जाता है। असल में भारत की स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान शामिल थे, जहां दोनों क्षेत्रों के बीच भौगोलिक संपर्क न होना एक बड़ी समस्या थी। सांस्कृतिक संघर्ष और पूर्वी पाकिस्तान के प्रशासन की लापरवाही भी एक प्रमुख चुनौती थी। 1960 दशक के मध्य में शेख मुजीबुर रहमान जैसे नेताओं ने पश्चिमी पाकिस्तान की नीतियों का सक्रिय रूप से विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन पर क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की। भारत पाकिस्तान के बीच इस युद्ध का मुख्य कारण पाकिस्तान के जनरल याहिया खान का दमनकारी सैन्य शासन और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर पाकिस्तानी फौज का व्यापक नरसंहार ही था। 15 मई 1971 को भारत ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध के लिए मुक्ति वाहिनी सेनानियों की भर्ती करने, प्रशिक्षण देने, हथियार बंद करने, आपूर्ति और सलाह संबंधी कारणों से ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च किया। 3 दिसंबर 1971 को भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं को बचाने के लिए युद्ध का फैसला लिया। युद्ध पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर लड़ा गया। ये युद्ध 13 दिनों तक चला। युद्ध के दौरान दक्षिणी कमान ने पाकिस्तानी सेना का बहादुरी से सामना किया और देश की सीमाओं की डटकर रक्षा की। दक्षिणी सेना की जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में लड़ी गई उल्लेखनीय लड़ाइयों में लोंगेवाला की प्रसिद्ध लड़ाई भी शामिल थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत के सिर्फ 120 जवानों ने 2000 पाकिस्तानियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की बख्तरबंद सेनाओं को भी नष्ट कर दिया। भारत से करारी शिकस्त के बाद 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक और पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 16 दिसंबर को ही पाकिस्तानी सेना ने भी सरेंडर किया। वर्ष 1971 के युद्ध में तकरीबन 3,900 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और लगभग 9,851 सैनिक घायल हुए थे। 1971 की जंग के बाद बाकी अड़चनों को सुलझाने के लिए भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की अनंतिम सरकारों के बीच 9 अप्रैल 1974 को एक लिखित समझौता हुआ। एक दुर्जेय प्रतिद्वंदी पर इस निर्णायक जीत के साथ भारत की सशस्त्र सेनाओं ने एक बार फिर खुद को राष्ट्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। विजय दिवस न केवल बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे भारत में मनाए जाने वाला एक विशेष अवसर है, जो भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम और युद्ध में भारतीय सेना के योगदान को दर्शाता है और हमारे सैनिकों के धैर्य, दृढ़ संकल्प और बहादुरी के बेहतरीन उदाहरण के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया है। इस युद्ध ने न सिर्फ इतिहास को बदला, बल्कि एक नए देश बांग्लादेश के उदय से धरती के भूगोल को भी परिवर्तित कर दिया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह गुजरात में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे साणंद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही सरदार पटेल विश्वविद्यालय के 66वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। वे अहमदाबाद में महाराष्ट्र समाज अहमदाबाद के शताब्दी समारोह में भी मौजूद रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह 6 एडवांसमेंट इन एंड्यूरोलॉजी सम्मेलन में भी भाग लेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर होंगे। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष बिलासपुर, सुंदरनगर और कुल्लू जाएंगे। भाजपा को 3 राज्यों में मिली भारी जीत के बाद आज जेपी नड्डा का बिलासपुर में अभिनंदन होगा।
सुंदरनगर में भी जेपी नड्डा अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद वे एक रोड शो में भी भाग लेंगे। जेपी नड्डा सुंदरनगर जिले के नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री संवाद केंद्र में जेपी नड्डा पीएम मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम से भी जुड़ेंगे। और आइए बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी और लाभ देने के लिए जनपद मुरादाबाद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है। इसी क्रम में यात्रा भोजपुर थाना के गांव इस्लाम नगर पहुंची, जहां ग्रामीणों को केंद्रीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के ये वाहन मोदी की गारंटी के वाहन हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक हमारा देश विकसित भारत हो, इसका संकल्प लिया है। उसी के तहत ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए इस विकसित भारत संकल्प योजना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो लाभार्थी हैं उनको ठीक प्रकार से लाभ मिल सके। हमारे सरकार के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित होकर के अपना स्टॉल लगा रहे हैं, लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिससे उनको भविष्य में लाभ मिले और आगे बढ़ सके। वहीं लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत योजनाओं से मिले लाभ के बारे में भी बताया। कोरोना काल में मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, मेरा कारोबार बंद हो गया था। इसके बाद मुझे पता चला कोरोना काल में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वनिधि योजना का आरंभ करा है, जिसके तहत मैं डूडा ऑफिस गई नगर निगम, वहाँ से मुझे स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना की जानकारी मिली। वहाँ से उन लोगों ने मेरा पीले रंग का कार्ड बनाया, जिस कार्ड का ऑनलाइन आवेदन हुआ और मुझे बैंक से 10,000 का ऋण मिला। उस ऋण से मैंने अपना छोटा सा एक कपड़ों का कारोबार शुरू करा। आज मेरा कारोबार अच्छा चला तो मैंने 10,000 का वो ऋण बैंक को अदा कर दिया। उससे मुझे फिर 20,000 का स्वनिधि लोन मिला। आज 20,000 के स्वनिधि लोन से मैंने अपना कारोबार और अच्छा बढ़ाया, अपने साथ और महिलाओं को भी जोड़ा। आज मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। पहले मेरा मकान कच्चा था, इसमें एक ही रूम था जिसमें बच्चे पढ़ाई लिखाई, रहना सहना, खाना बनाना सभी रहता था, जिससे मुझे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन मुझे जब पता चला प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, तो मैंने अपना फार्म डूडा ऑफिस जाकर भरवाया, जिसमें मुझे 2.5 लाख रुपए का योजना का लाभ मिला। उसमें मैंने अपना कमरा बनवाया, जिसमें एक बच्चों का पढ़ाई का रूम भी अलग बनवाया। अब मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और मैं अच्छे से रह रही हूँ अपने परिवार के साथ। मैं बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री जी की तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। पहले मेरा मकान कच्चा था, मुझे कहीं से पता चला कि यहाँ प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ ले सकते हैं, तो फिर मैंने डूडा ऑफिस जाके अपना फॉर्म फिल किया। अब मेरा मकान पक्का है, मुझे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ मिल चुका है। तो लगातार सबको योजनाओं का लाभ विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए मिल रहा है और जो लाभार्थी हैं वो अपनी कहानी भी बता रहे हैं खुद की जुबानी। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा। पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष अशोक के मीना ने कहा कि निगम के पास देश की ज़रूरतों से अधिक गेहूं और चावल मौजूद है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए जितने खाद्यान्न की ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाद्यान्न हमारे पास उपलब्ध है। मीना ने कहा कि घरेलू बाजार में गेहूं व चावल की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी ताकि इनकी कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके। जितनी हमारी ज़रूरत है हमारे देश की, उससे ज़्यादा गेहूं और चावल दोनों ही
हमारे पास उपलब्ध हैं और भारतीय खाद्य निगम सरकारी स्कीमों में जितना खाद्यान्न की ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाद्यान्न होने की वजह से खुले बाज़ार में भी गेहूं और चावल उपलब्ध कराएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में गेहूं और चावल के दाम ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने एक दैनिक समाचार पत्र में लिखे अपने आलेख में भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर तेजी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में टैक्स सिचुएशन में जो परिवर्तनकारी बदलाव देखने को मिल रहा है वो दरअसल सरकार की दूरदर्शी नीतियों का बेहतरीन परिणाम है। यदि हम बात इकोनॉमिक गवर्नेंस की करें तो महज कुछ ही मैट्रिक ऐसे हैं जो सही मायनों में टैक्स टू जीडीपी रेशियो जितना व्यापक महत्व रखते हैं। भारत में पिछले एक दशक में टैक्स कलेक्शन की जो आकर्षक कहानी रही है वह दरअसल देश में देखे जा रहे एक अत्यंत उल्लेखनीय बदलाव को बयां करती है। वर्तमान सरकार द्वारा अनेक निर्णायक सुधार लागू करने के बाद स्थिति बदली है, जिससे देश में टैक्स कलेक्शन में नई जान आ गई है और यह कहीं अधिक मजबूत आर्थिक दिशा की ओर अग्रसर हो गई है। एब्सोल्यूट टैक्स रेवेन्यू में यह साफ नजर आता है, जो वर्ष 2016 से ही निरंतर तेजी से बढ़ता चला गया है। प्रत्यक्ष कर में आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स शामिल हैं। वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2014 तक भारत में डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशो में लगातार गिरावट देखी गई थी, जो वर्ष 2008 के 6% से भी अधिक के स्तर से घटकर वर्ष 2016 में लगभग 5.5% रह गया था। हालांकि टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने, डिजिटलीकरण को काफी बढ़ावा देने और टैक्स बेस को व्यापक बनाने की वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता से इस मोर्चे पर महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। खास बात यह है कि सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स में उल्लेखनीय कमी किए जाने के बावजूद डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशो बढ़कर 6% से अधिक हो गया है। सरकार ने विवाद से विश्वास जैसी पहलों के माध्यम से टैक्स पेयर बेस का काफी विस्तार कर दिया है। टैक्स फ्रॉड का पता लगाने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डाटा एनालिटिक्स करने और एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाने जैसे उपाय किए गए हैं ताकि टैक्स की चोरी रोकी जा सके। टैक्स कलेक्शन प्रक्रिया के डिजिटलीकरण से भी टैक्स चोरी के अवसर कम हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी। इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अल जजीरा के एक कैमरामैन की दक्षिण गाजा पट्टी में मौत हो गई। अल जजीरा ने बयान में कहा कि कैमरामैन समीर अबू धक्का स्कूल में बमबारी को कवर करते समय अपने एक सहयोगी के साथ घायल हो गए थे। अल जजीरा ने कहा कि कैमरामैन दक्षिण गाजा के खान यूनिस शहर में ड्रोन से दागी गई मिसाइल की चपेट में आ गए। हवाई हमलों में अब तक लगभग 90 पत्रकार मारे जा चुके हैं। इजराइल हमास संघर्ष के बीच इजराइल के सैन्य प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि इजरायली सेना ने गलती से गाजा में हमास द्वारा रखे गए 3 इजरायली बंधकों को मार डाला। प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में सेना समीक्षा कर रही है। हगारी ने कहा कि आईडीएफ दुखद घटना की जिम्मेदारी लेता है। उन्होंने कहा यह वह क्षेत्र है जहां सैनिकों ने आत्मघाती हमलावरों सहित कई आतंकवादियों का सामना किया। इन सभी को हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजरायली शहरों पर हमले के दौरान अगवा करके बंधक बनाया था। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष लगातार जारी है। संघर्ष विराम की पहल के बावजूद तनाव बरकरार है। वहीं कल इजराइल लेबनान सीमा क्षेत्र के पास पहाड़ियों से धुएं के गुबार उठे और विस्फोटों की आवाज सुनी गई। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच गोलीबारी हो रही है। हालांकि हिंसा को काफी हद तक सीमा क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित क्षेत्रीय पुलिस मुख्यालय पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। 3 दिन पहले भी इसी क्षेत्र में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। जिस पुलिस लाइन पर यह हमला हुआ वो खैबर पख्तूनख्वा के टैंक जिले में स्थित है। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी एक नए आतंकवादी समूह अंसारुल इस्लाम ने ली है। इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी को लेकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कोलंबिया के बंदरगाह
बेरिंग किला में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 टन से अधिक कोकीन जब्त की है। तस्करों ने कोकीन को कोयले की डली के रूप में छिपाया था। कोकीन को यूरोप के लिए सप्लाई किया जाना था। अधिकारियों ने बताया कि इस कोकीन का अनुमानित बाजार मूल्य 10.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। और बात खेल जगत की। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले जा रहे इकलौते टेस्ट मुकाबले में भारत की पकड़ मजबूत हो गई है। भारतीय टीम ने आज 7 विकेट पर, आपको बता दें अगर बात की जाए खासतौर से यहाँ पे शुक्रवार की, तो 410 रन से आगे खेलते हुए अपनी पारी 428 रन पर समाप्त की थी, जिसके जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी महज 136 रन पर सिमट गई। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। इसी तरह से भारत को पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड पर 478 रन की विशाल बढ़त हासिल हो गई है। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी की और 5 विकेट हासिल किए। राजधानी दिल्ली में चल रहे पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में युवा खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हरियाणा ने अब तक सबसे अधिक पदक जीतकर शीर्ष स्थान अपने पास बरकरार रखा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर बना हुआ है। इन खेलों में आज कई पदक दांव पर लगे होंगे। आज पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल और पैरा निशानेबाजी में पदक के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे खिलाड़ी। पैरा तीरंदाज नवीन दलाल का कहना है कि पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुरू होने से पैरा खेलों की लोकप्रियता बढ़ेगी और आने वाले समय में पदकों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। नवीन दलाल से बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। इस वक्त हम मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जहां तीरंदाजी के मैचेस चल रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं नवीन दलाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है DD न्यूज़ में। पहला सीज़न है ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। इससे जो पैरा खिलाड़ी हैं इनको कितना लाभ मिलने वाला है? इनसे तो बहुत सारा लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट हमारे ऊपर पैरा के ऊपर बहुत फोकस कर रही है, बहुत ध्यान दे रही है और इससे मोटिवेशन मिलेगा। जैसे हम थे बाहर खेल के आए थे अभी एशियन गेम में, वहाँ ब्रॉन्ज मेडल था मेरा और एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल था। और हमारे को देख कर ये जो इवेंट अभी जो किया है इंटरनेशनल लेवल की तैयारियाँ थी, जो हम बाहर खेल के आए, देख के आए थे, ऐसी तैयारियाँ बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी करवाते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न अपना रखा था। इससे जो नए पैरा के प्लेयर हैं उनको बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा और वो बढ़िया तैयारी करेंगे। इस तरीके के जो इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के, खेलो इंडिया जैसे, चाहे अन्य प्रकार के जो काम हो रहे हैं खेलों को बढ़ावा देने के लिए, आप मानते हैं कि आने वाले समय में इस बार हम पैरा एशियन गेम्स में हमने जो है 100 से ज़्यादा 111 पदक जीते, आगे आने वाले गेम्स में हमें पदकों में मल्टीपल जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? सर, मेडल तो अभी ये देखो ना, सबसे ज़्यादा की बार 111 आए हैं और उससे अब आगे देखना ना बहुत ही बढ़ेंगे, डबल हो जाएंगे कम से कम, और प्लेयर भी तैयार हो जाएंगे और जो कैश अवार्ड दे रही है गवर्नमेंट, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। आप कुछ अपने बारे में बताइए कि किस तरीके से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई और कैसे आपने आर्चरी को ऑप्ट किया? मेरे को आर्चरी करते लगभग 2 साल हो गए और मैंने आदिल अंसारी को और देखा था एक बार आर्चरी करते हुए W1 में, और मैंने देखा कि भाई मेरे बड़े भाई साहब भी हैं, कोच भी हैं, इन्होंने फर्स्ट नेशनल पैरा आर्चरी का फर्स्ट नेशनल इन्होंने करवाया था। ये मेरे साथ बैठे तो हाँ, तो उसमें इन्होंने बताया था कि भैया कैसा लड़का है जो आप उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, आप भी कर सकते हो। इनसे मोटिवेशन मिलके, इनका सहयोग मिलके, संजय सुहाग जो है आर्चरी कोच आप जानते होंगे, संजय सुहाग हरियाणा से, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मेरे को और ग्राउंड में लेके आए और खूब मेहनत करवाई और अब देख लो ये 2 साल की अचीवमेंट है। 2 इंटरनेशनल मेडल आपके सामने है 2 साल में। पैरा खिलाड़ियों का साफ तौर पे ये मानना है कि सरकार के इनिशिएटिव्स कहीं ना कहीं खेलों को बढ़ावा देने में एक अहम योगदान दे रहे हैं और इनका ये भी मानना है कि आने वाले समय में इंटरनेशनल जो प्रतियोगिताएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदकों की संख्या दुगनी हो जाएगी। कैमरामैन नवीन के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।